4 ओलंपिक्स हो गई, 6 एशियन गेम्स हो गई, 6 कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई, सो लगे हुए हैं। इन दैट टर्मिनोलॉजी आवर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इज आवर बीसीसीआई। लुक एट अमेरिका, ये सारे हमारी सरकार ज़्यादा करती है उनके लिए। वो क्यों इन द बिगिनिंग देयर जर्नी इज नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, $10,000 सरकार बहुत देती है, हरियाणा स्टेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि लोग कहते हैं जीतना सिखाती है, मैं तो कहता हूँ हारना सिखाती है स्पोर्ट्स, क्योंकि इतनी ओलंपिक्स इतनी में कहाँ मेडल आते हैं। सर आज हमारे देश में सरकारी नौकरी का अभी भी बड़ा दबाव एक है कि जी सरकारी नौकरी, बिल्कुल इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर एंड स्पोर्ट्स इज वन वे। नीरज चोपड़ा बिफोर विनिंग द गोल्ड उनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी गई थी, 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी गई थी। ये पैसा कहां से आया? मेरा वन दी अर्जुन अवार्ड आई थिंक तब 50,000 रुपये मिले थे शायद। हरियाणा में 22 स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं साई के, मगर गुजरात में सिर्फ 3 है, एमपी में 16 है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 है। ये दीज आर वेरी लो नंबर्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज नो फंड्स रियली। रवि दहिया लें, ठीक है, जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था लेटली। नीरज चोपड़ा तो है ही है। पीवी सिंधु वन ऑल्सो ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन एंड मीराबाई चानू वन सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज उनको पैसा कितना मिला। लेट देयर बी नो डाउट, यू हैव टू परचेज योर मेडल। इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपको मेडल एक तरीके से खरीदना पड़ता है सरकार को। इतनी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तब रिटर्न मिलेगी, फ्री में नहीं मिलने वाला। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। मानवजीत सिंह संधू वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं ट्रैप शूटिंग में। 4 बार गए हैं वो ओलंपिक्स, चाहे लंदन था, रियो था या एथेंस, ऑल द वे बैक जब वो 17 साल के थे। पहली बार उन्होंने तब भारत का झंडा लहराया था और अर्जुना अवार्डी बने वो 1998 में। 2006 में वो बने खेल रत्ना, उनको राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड दिया गया था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू शूटिंग। आज उनके साथ बहुत हमने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन करी है, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि बॉस भारत इतने मेडल क्यों नहीं जीतता? कीनिया जैसी कंट्री भारत से 6 गुना मेडल कैसे जीत के जा रही है? ऐसे बहुत सवाल उनके साथ करे गए, जिसमें मैंने ये भी पूछा कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टॉप्स, जो एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डाला है टू मेक श्योर टैलेंट नर्चर होगा और ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, हर जगह, चाहे एशियन गेम्स हैं, भारत के झंडे और लहरेंगे। आइए बात करते हैं उनके साथ। 1 मिनट के लिए भी इस कॉन्वर्सेशन को मिस मत करना, क्योंकि 30 साल से मानवजीत सिंह संधू ने भारतीय झंडे को लहराया है। आइए करते हैं उनसे बात। मानव, 4 बार आप ओलंपिक टीम के साथ गए हैं, रिप्रेजेंट करा है आपने इंडिया को, व्हाट एन ऑनर। बट ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? तो समीर, बेसिकली फ्रॉम अ पंजाब फैमिली वी ऑलवेज वर इनटू स्पोर्ट्स। माय फादर इज एन ओलंपियन। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में उन्होंने खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो जब बड़े हुए थे तो ये एक तय था कि स्पोर्ट्स में ही आना है। सो आई ग्रो अप अराउंड गन्स। और 94 में मैं 17 साल का था, तो आई एंड माई फादर मेड द टीम टुगेदर एंड साथ में खेले आप? साथ में खेले। तो मैं दोस्त टाइम द शूटर यूज्ड टू बी करनी सिंह जी, रणधीर सिंह, माई फादर। When Karni Singh retired and I represented India along with him 94 में एशियन चैम्पियनशिप में। तो उसके बाद डैड सेड नाउ यू आर ऑन द टीम, आई विल रिटायर। तब फिर उन्होंने छोड़ी। 94 में मैं 17 साल का था। टुडे आई एम ऑन द टीम, आई एम 47। सो 30 years ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, जिसमें जैसे आपने बोला 4 ओलंपिक्स हो गई, 6 एशियन गेम्स हो गई, 6 कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई। सो लगे हुए हैं। वाओ, 3 डेकेड, 3 decades of shooting है। यू डेब्यूट किस एज पे? 17 पे यू 17 on the senior team। हाउ डिड दैट फील? आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। इंडिया का झंडा लहराना, like a dream really। I tell you, जो स्पोर्ट्समैन के लिए रिप्रेजेंटिंग से ज़्यादा बड़ी कोई, इंडिया के झंडा से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ ही नहीं होती। तो यू नो, टू बी एबल टू गिवन दैट ऑनर एट सच ए यंग एज, अमेजिंग फीलिंग। बट
5-7 साल लगते हैं आदमी को जमने में, तो ओनली देन यू रियलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव। पहले तो पार्टी होती है, यू जस्ट सो थ्रिल्ड विद इट, एंड देन यू रियलाइज कि विद दिस फन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, that you're representing your country, and then lifestyle changes, you become more and more professional, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स हो जाती है। बिकॉज जब आपको पता है कि आप इतने लोगों को, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो क्वाइट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एंड एज अ स्पोर्ट्समैन आप एक्चुअली हारते ज़्यादा हो, जीतते काफ़ी कम हो इन कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि लोग कहते हैं जीतना सिखाती है, मैं तो कहता हूँ हारना सिखाती है स्पोर्ट्स, क्योंकि इतनी ओलंपिक्स इतनी में कहाँ मेडल आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इट्स वेरी स्पेशल। एंड क्या होता है, एक मोमेंटम की बात होती है, हम जीतते हैं, फिर अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा जीतेगी, फिर अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा जीतेगी। सो हर जनरेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है स्पोर्ट्स में। माई फादर्स जनरेशन हार्डली एवर वन एनी मेडल्स। उस ज़माने में रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी चीज़ थी, तो जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट इनफ, and now we have the responsibility of putting India on the world map, and we need to start winning medals. यस, अब जब मैं 98 में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता था, तो आई थिंक बहुत ही बड़ी बात बनी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 98 कोलमपुर में वी वन द गोल्ड मेडल, तो द बिग न्यूज़। अब तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हम हर रोज़ ही 2-2 3-3 जीतते हैं जब गेम्स चल रही होती हैं। बिल्कुल, और शूटिंग काफ़ी इवॉल्व भी हुई है तब से। अच्छी शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जो इंडियन बड़ा नेचुरली लेते हैं इसको। सो शूटिंग इज डन एक्सेप्शनली वेल। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो वी आर एब्सोल्युटली नंबर वन इन एशिया ऑल्सो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चाइना इज हमें टक्कर देता है एशियन गेम्स में, बट अदरवाइज इज ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन शूटिंग, ह्यूज। बिकॉज मैं देख रहा था एक रिकॉर्ड हमने निकाला था और उसमें ये दिख रहा था कि हम कंपेयर करते हैं शूटिंग को बाकी स्पोर्ट्स से, तो हेड एंड शोल्डर्स अबव है इन टर्म्स ऑफ हमारी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं। जी, इसका श्रेय किस चीज़ को जाता है रियली? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो क्योंकि सस्ती स्पोर्ट नहीं है। नहीं, जो मेरी इवेंट है जिसको ट्रैप शूटिंग कहते हैं, शॉटगन शूटिंग, ये महंगा इवेंट है। इसका कारतूस महंगा है, 40-50 रुपए का है। क्लियरबर्ड महंगी है, शूटिंग रेंज में 10-12 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, तो ये महंगा स्पोर्ट बंदूक भी इलाकों में है। लेकिन कुछ ऐसी शूटिंग इवेंट्स हैं, एयर राइफल, एयर पिस्टल, जो ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो शूटिंग का जो एक ये बूम आया इंडिया में, इसमें 2 कारण हैं। एक तो जो हमारी जनरेशन ने कुछ अचीवमेंट्स की, वो पेरेंट्स को दिखी, और हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़े लाइफ में, तो कौन सी स्पोर्ट चूज़ करे। तो मेडल देखते हुए पेरेंट्स ने कॉन्शियसली बच्चे को कहा, हालांकि वो स्पोर्टिंग बैकग्राउंड के नहीं थे, वो फैमिली है, फिर भी उन्होंने चूज़ किया अभी शूटिंग ऐसी स्पोर्ट है जिसमें मेरा बच्चा कर सकता है, और नॉन स्पोर्टिंग फैमिलीज स्पोर्ट्स में शुरू हुई। ये बहुत एक जनरेशनल चेंज थी, क्योंकि हमारे ज़माने में व्हेन यू आर फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन्स फैमिली तभी आप स्पोर्ट लेते थे, तो डॉक्टर वाले बच्चे डॉक्टर बनते थे, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट। लेकिन शूटिंग ऐसी गेम आई कि जी, क्योंकि फिजिकल है नहीं, स्किल ओरिएंटेड है, इंडियंस आर गुड एट स्किल, तो उसमें आया। और सरकार का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि सरकार ने इन शूटिंग को एक प्रायोरिटी स्पोर्ट माना और बहुत सपोर्ट दी, बहुत फंडिंग दी, हाईली फंडेड, हाईली सपोर्टेड, हाईली प्रमोटेड। तो इसका अब फ़ायदा ये फंडिंग कहाँ से आई? क्योंकि देखिए, मैं अभी ये स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने के लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स अगर हम लेके चलते हैं, आज तक का सारे रिकॉर्ड लेते हैं, 135 मेडल भारत जीता है सिर्फ शूटिंग में, जिसमें 63 गोल्ड हैं। आपके भी काफ़ी गोल्ड उसमें शामिल हैं। बट देन फिर वेट लिफ्टिंग आती है 125, रेसलिंग 102, और फिर बहुत सडन डिप है बॉक्सिंग 37 पे। सो आउटराइटली शूटिंग अमंग्स द अदर 2 स्पोर्ट्स लीड कर रहा है वे। अब एज अ लेमैन हम देखते हैं, अगर देयर इज अ सीरियस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चाहिए शूटिंग में, जैसे आपने बोला कारतूस महंगा है, गन खुद में इतनी महंगी, तो स्टार्ट कैसे करता है कोई बच्चा इस स्पोर्ट के अंदर? देखिए जी, ऐसा है, शूटिंग जैसे मैंने कहा 2 टाइप की मान लीजिए। एक तो मेरी शूटिंग है जिसको शॉटगन शूटिंग कहते हैं, जो 12 बोर से होती है, वो तो महंगी गेम है। वो तो अगर आप सोचिए कि हमारी कम से कम 8 लाख रुपए की तो बंदूक ही है, और दिन का प्रैक्टिस का 10,000 रुपये है। पैसे कौन देता है इसके? हाँ, तो यही चीज़ है, दिस इज़ अ कैच 22। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हो तो
सो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. तो ट्रेडिशनली हमारी जो स्पोर्ट उसको राजा महाराजा की स्पोर्ट कहा जाता था. जैसे महाराज करनी सिंह जी थे, जिनके नाम के ऊपर हमारा शूटिंग रेंज है दिल्ली. उन्होंने महाराजा होते हुए उस ज़माने में अफोर्ड किया, लोगों को प्रमोट किया, तो आए. आजकल लेकिन जो ज़्यादा रेवोल्यूशन आई है शूटिंग में वो आई है राइफल पिस्टल में, विच इज़ फार मोर अफोर्डेबल. उसमें सिर्फ 10 मीटर जगह चाहिए. स्कूल में हर स्कूल में शूटिंग रेंज बन गया है, कॉलेजों में बन गया है. तो ये इतनी अफोर्डेबल है कि हर कोई चला सकता है. राइफल पिस्टल इज़ वेरी अफोर्डेबल. मगर अगर हम देखते हैं, मेडल्स की आप पहले बात कर रहे थे, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो चलती कैसे है. लेट्स गेट इनटू दोज डिटेल्स पहले, फिर मैं बात करूंगा हमारे मेडल्स कितने आए और कितने आने चाहिए थे, जो एक लेमैन सोचता है कि जब कंपेयर करते हैं बाकी नेशंस के साथ भी. तो आप थोड़ा इस पे बताएंगे. बेसिकली व्हाट इट इज दैट वी हैव दी ओलंपिक गेम्स, जिसको कहते हैं ओलंपिक गेम्स आर रन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC. And all Olympic sport, whichever sport is part of the Olympics, like cricket is not part, so उसको ले छोड़ दीजिए, chess छोड़ दी. जो भी sport Olympics में get some till at one stage tennis was not a part. Whichever sport is not part of the Olympics, they are not part of the IOA. The Indian Olympic Association is for the purpose of the promotion and management of Olympic sports. So IOC होगी. फिर हर नेशन में जो भी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करता है नेशन, उनके यहाँ एक इंटरनेशनल नेशनल ओलंपिक कमेटी है NOC, जैसे हम जो इंडिया में IOA कहते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. उसके फिर आगे नीचे जो स्पोर्ट्स हैं उनकी नेशनल फेडरेशन. दोज ऑल नेशनल फेडरेशन लाइक शूटिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग, so on and so forth, all Olympic sports. Their office bearers then are part of the election process for the IOA. IOA. So basically, IOC, IOA, and the national federations are in charge of all Olympic sport-related activity. The funding in India, जो जिसको कहते हैं, comes from the sports ministry, which then the government of India, which then uses the SAI. Sports Authority of India to disperse funds, to create coaching programs, to handle all sports, training activities, so on and so forth. And they also give grants to the national sports federations. कि जी आप हमसे grant लो और shooting को बढ़ाओ या whatever, whichever sport it may be. So this is the sort of thing. The Olympic charter is basically based on independence. So national federations in our country have a lot of independence because they are signatories to the Olympic charter. Okay. But of course now we have the sports code has come into play. So where the government is also now taking more and more control over sporting activities in India and channelizing and streamlining it. Because मैं ये देख रहा था 2004 में जो फंडिंग आई थी फ्रॉम द सेंटर वो थी अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़, 466 टू बी एग्जैक्ट. 2021 में हमने देखा कि ये 2,500 करोड़ प्लस हो गई है. और 2,500 करोड़ लगता है एक्चुअली एक बड़ा नंबर है, मगर हमारी जो पॉपुलेशन है ऑल्सो लॉट ऑफ दिस मनी. पहले तो क्या था एक्चुअली दैट नाउ वी हैव न्यू वी हैव लाइक फॉर एग्जांपल द खेलो इंडिया व्हिच स्टार्टेड. सो दैट इज खेलो इंडिया किसका इनिशिएटिव है? So this is the government of India's initiative for university youth affairs and sports. Yeah, Ministry of Youth Affairs. So Ministry of Sports is it's their brainchild and they execute it through side where it is for basically up to university level athletes. But ये 2014 में in play आया था. In all sports, yeah. It's like we have the national games, which are once a year, different, but an open category. So Khelo India is basically an effort to promote sports in the youth segment, which is essential because that is where we have to make India into a sporting nation. और हर राज्य में ये होता है. हाँ, तो ये खेलो इंडिया अलग अलग इंडिया में चल रहा है और गेम्स फिर नेशनल गेम्स होते हैं खेलो इंडिया के, फिर दे गेट टुगेदर ऑल ओवर इंडिया. इनकी मतलब हर प्रदेश अपना एक इवेंट भी है. और एथलेटिक्स ले लेते हैं एक मिनट के लिए, माफ करिए आपको कट कर रहा हूँ इसमें. नहीं, बट एथलेटिक्स ले लेते हैं. हम बोलते हैं चलिए जी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में खेलो इंडिया की स्कीम चल रही है और वो अपने वहां पर टूर्नामेंट्स कर रहे हैं. तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अंडर खेलो इंडिया.
जिनको उनको कोचिंग मिल रही है, उनको कैंप्स लग रहे हैं, एंड फिर उनको एनुअल इवेंट भी होता है। और ये साई के सेंटर में ही हो रहा है? हाँ, साइड के सेंटर में, या कोई ऐसे सेंटर जिनको चुना गया है खेलो इंडिया के नीचे, कोई प्राइवेट सेंटर भी हैं अच्छा। जो अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, और अगर जहाँ वहाँ साई की नहीं है रीच, तो प्राइवेट को भी ऑथराइज किया जाता है कि आपको हम खेलो इंडिया सेंटर बनाते हैं और आप अपनी फैसिलिटीज़ बच्चों को दो। बिल्कुल। सो दिस इज हमारा क्या है, एक ना स्पोर्टिंग नेशन बनना बड़ा ज़रूरी है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स जिसमें स्पोर्ट्स बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, खेलो इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉट ऑफ दिस मनी बजटेड इज ऑल्सो गोइंग फॉर खेलो इंडिया। फिर सैलरीज में चले जाता है, आपकी स्टेडिया चले जाता है, ऑल दिस इज द स्पोर्ट्स बजट goes to SAI for the SAI, coaches salaries and various. चलिए, आप 30 साल से जुड़े हुए हैं, यू डॉन्ट द इंडिया कलर्स 30 years ago, मगर तब से और आज में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि देखिए, हमने बात करी थी कि बजट 6 गुना हो गया है गवर्नमेंट से जो आ रहा है, जो फंडिंग मिल रही है। क्या इंफ्रा उसी एक्सटेंट से बड़ा है? देखिए, हमें जो बहुत फ़ायदा हुआ है, एक तो जो हमने स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट किए हैं, जिससे कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा फ़ायदा हुआ है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ 2010 में जो 10 बार जो हुई थी। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू बिकम एन ओलंपिक, वी आर बिडिंग फॉर द ओलंपिक्स, ट्विन सिटी बॉम्बे एंड अहमदाबाद। सो दीज इवेंट्स में क्या होता है, एक तो अवेयरनेस बहुत आती है स्पोर्ट्स की, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो मैंने जो देखा है कि इन द लास्ट 30 years देयर हैज़ बीन अ सी चेंज। वी हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। आप ये कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अक्रॉस द बोर्ड, across the metropoles. Now to expect के जी, because even abroad the government का ना उतना ही, सरकार उतना ही कर सकती है। देखिए, because we are also a developing nation. At the end जो गैप है ना, जो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल्स एंड कॉलेज, अब्रॉड स्कूल्स एंड कॉलेज का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, उससे बड़ा मदद होती है। बिल्कुल। जो बच्चा है वो स्कूल में ट्रेनिंग करता है, स्कूल के ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करता है, वो साई सेंटर या उनकी ओलंपिक सेंटर। सो ये जो हमारी है कि जी, हमारे जो स्कूल्स अक्रॉस इंडिया है, इनको वजन उठाना पड़ेगा कि अपने और क्रिएट करें कि जो बच्चा है उसको कहीं जाना ना पड़े, स्कूल के दौरान ही स्कूल के ग्राउंड पे ही ट्रेन कर ले हर स्पोर्ट में। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हम NFL भी लेके चलते हैं अमेरिका में, या फुटी लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। तो सारे स्कूलों में फैसिलिटी है और कॉलेजेस में भी सपोर्ट मिलता है, वहीं से आप प्रोफेशनल खेलते हैं। गवर्नमेंट कैन डू अ ब्रॉड पिक्चर, बट अगर हम समझें कि जी हर जगह सरकारी कभी हो नहीं पाएगा। एंड इन प्राइवेट सेक्टर की जो एक इसमें रोल है, वो बहुत बड़ा है। एंड इसको स्पोर्ट्स कल्चर में प्रमोट करना, स्कूल कॉलेज तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वही स्कूल चलना चाहिए जिसमें पेरेंट्स को जाके पूछना चाहिए जी आपकी क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। तो ये धीरे धीरे आ रहा है। स्कूल्स में भी बड़े हाई क्वालिटी कोचेस रखने लग गए हैं लोग, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाते हैं स्कूलों में, तो ये बड़ी एडवांटेज आई है। एज अ रिज़ल्ट हमारे मेडल्स में, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जब हम शूटिंग करते थे तो तब तो बहुत गिने चुने लोग थे स्पोर्ट्स से जुड़े। अब लोगों को पैशन भी बहुत है और खेलते भी हैं, और इसका इम्पैक्ट मेडल्स पे भी आ रहा है। बट आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चरली भारत की उन्नति 30 साल से लेके आज तक उतनी हुई है जितनी होनी चाहिए थी आज तक? आई वुड थिंक के हुई है, हो चली है, काफ़ी हद तक हो चली है। वी हैव डन मच बेटर देन वी कुड हैव होप्ड in terms of infrastructure. But there is more to be done in promoting, more than infrastructure. I feel there is more to be done in making a sports culture. हमारे पास, we are not a sporting nation really. हम अगर आप क्रिकेट को हटा दें तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी स्पोर्ट है जिसमें सब लोग बैठ के देखते हैं एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स। सो ये कल्चर जो अब्रॉड है ना, स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का या बास्केटबॉल का, बेसबॉल का, जिसको वेयर पीपल आर फॉन्ड ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स। हम आइडल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हम मल्टीपल स्पोर्ट्स को नहीं फॉलो करते। Right. अगर मैं लेट्स सपोज मैं हॉकी का फ़ैन हूँ तो फिर मैं और कुछ नहीं देखूंगा, फिर मैं हॉकी का ही फ़ैन हूँ। लेकिन जो असल स्पोर्ट्स फ़ैन है वो स्पोर्टिंग अचीवमेंट को देखना चाहता है, वो एथलेटिक्स में हो, स्विमिंग में हो, बास्केटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, तो क्योंकि ही लाइक स्पोर्ट्स। तो ये जो एक स्पोर्टिंग कल्चर हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन दैट विल मेक यूज़ ऑफ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें और उसको कोई यूज़ नहीं करे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इंफ्रा की बात हो रही है तो 2-3 बातें मैं इस पे छेड़ना चाहूँगा। नंबर 1, हमने मेरी रिसर्च टीम ने निकाला
हमने 2021 में टॉप 10 CSR स्पेंडर्स की लिस्ट निकाली जी जो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आप बात कर रहे थे राइटली, हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ी जा सकती है, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर थोड़ा बोझ उनको भी उठाना पड़ेगा। तो ये नंबर जो निकल के आए ये इतने भी इंकरेजिंग नहीं थे, ये रियलिटी है। रिलायंस ने सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करा है 49 करोड़, और 49 करोड़ हमारी आबादी के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक एट 16.88, टाटा स्टील एट 15.99। मतलब आप अगर ये लिस्ट देखेंगे दिस इज ऑलमोस्ट नथिंग। अगर हम कंपेयर करते हैं टू द वेस्टर्न वर्ल्ड से तो ये कुछ भी नहीं है। और जब मैं साई के आप सेंटर्स की बात कर रहे थे, मैंने कुछ और डेटा वहां निकलवाया तो हमें पता चला कि हरियाणा की बात होती है, हरियाणा में 22 स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं साई के, मगर गुजरात में सिर्फ 3 है, MP में 16 है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 है। ये दीज आर वेरी लो नंबर्स। तो मैं जब वही देख रहा हूं और हम देख रहे हैं कि मेडल्स कहां से आ रहे हैं, फिर तो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। हरियाणा में 22 सेंटर सबसे ज्यादा मेडल भी हरियाणा से। देखिए इसमें क्या है कि बीइंग अ डेवलपिंग नेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेज कहाँ लगा सकते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी आप कह सकते हैं, हमने कुछ हद तक ड्रिप इरिगेशन करी है कि जहाँ रिजल्ट्स मिलने के इमीडिएट चांसेस हैं वहाँ हमने प्रमोट किया है थ्रू मेकिंग इट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। लेकिन इवेंचुअली जो फ्लड इरिगेशन जिसको कह सकते हैं, हमने पूरे खेत को पानी लगा दिया कि कहीं ना कहीं से टैलेंट सबको अपॉर्चुनिटी मिले, वो हम अभी भी करना बाकी है। मेट्रोपॉलिटन्स कह लो, स्पोर्टिंग सेंटर्स कह लो, ट्रेडिशनल जो स्पोर्टिंग सेंटर हरियाणा हो गए, ये इसमें हमने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है क्योंकि हमें इमीडिएट रिटर्न के ज़्यादा चांसेस हैं। सो वन थिंग इज इमीडिएट रिटर्न, सेकंड थिंग इज क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन। उसके लिए हमें फिर अब रूरल इंडिया में जाना पड़ेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करें मल्टीपल फैक्टर्स। 2,500 करोड़ भी कहने को बहुत होता है, लेकिन है क्या, आधे से ज़्यादा तो सैलरियों में और कोचिंग स्टेडियम मेंटेनेंस में चले जाता है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल कितना बेनिफिट स्पोर्ट्स प्रमोशन पे हो रहा है, दैट्स अ स्टडी दैट नीड्स टू बी डन। आई थिंक अ लॉट ऑफ द बजट इज टुवर्ड्स मेंटेनिंग स्टेडिया, ह्यूज स्टेडिया। प्लेयर तक कितना पहुंच रहा है? So how much is going towards, one is players, the existing player, but what your point more is talent development. कि वहाँ तक कितना, that must be a minuscule amount, I am sure. But practically speaking as a developing nation, हमने जो कर सकते थे हम बाकी नेशन से हमने बेटर ही किया है। लेकिन अब एक चांस है, with now we have become an economic superpower. अब हम अपनी स्पेस प्रोग्राम को कहा, we are competing with the world now. बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें अब एक क्वांटम लीप लेने की ज़रूरत है कि हम अब फ्लड इरिगेशन शुरू कर दें कि अगर कुछ पैसा वेस्ट भी होगा, इट्स वर्थ द रिस्क कि कहीं ना कहीं से हिडन टैलेंट निकले। तो ये अब रूरल इंडिया तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना ज़रूरी है। मैं आपने जो अभी बात करी डेवलपिंग नेशन है, मैं अपने नेशन को कंपेयर करना चाहूँगा जी एक और डेवलपिंग नेशन के साथ। ओके कीनिया लेते हैं जी। कीनिया का पर्दे पे लगाऊंगा मैं ये 113 मेडल्स उन्होंने आज तक ओलंपिक्स में जीते हैं, जिसमें से 35 गोल्ड मेडल्स हैं, 42 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज। क्या सही कर रहा है कीनिया जो वो इतना हाईली रैंक्ड है? मेरे ख्याल से इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इस साल भी टोक्यो में वो 19वें नंबर पे आके आई थिंक बैठे थे, वेयरएज इंडिया 40th नंबर पे बैठा था। जी, नॉट गुड इनफ। सो अगेन दिस कम्स बैक, जिस जैसे मैं बात कर रहा था ड्रिप इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। अब कीनिया ने अपने उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द मेडल्स हैव कम इन डिस्टेंस रनिंग। यस, नाउ उन्होंने वेरी अर्ली रिकग्नाइज कर लिया दैट वी हैव ए ह्यूज जेनेटिक एडवांटेज इन दिस, वेरी नीश जेनेटिक एडवांटेज इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। अब डिस्टेंस रनिंग में आप एवरेज कीनियन जो बच्चा है उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इट इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ मेनी फैक्टर्स, देयर एलिवेशन, देयर कल्चर ऑफ रनिंग, देयर सर्कमस्टांसेस वेयर दे वेरी कैजुअली यू विल फाइंड पीपल रनिंग टू स्कूल, जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। जो हम फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं उनके लिए रेगुलर चीज, रोजमर्रा की जिंदगी है वो। जेनेटिक तो उनको ये बड़ी एडवांटेज हुई कि जी उन्होंने उनके पास एक स्किल सेट है जेनेटिकली विच इज़ अनबीटेबल। आप और उन्होंने उसको ड्रिप इरिगेशन दी है और उसको एक वर्ल्ड लेवल मैराथन कर लो
Kenyans are in running their powerhouse. बिल्कुल. So it's a smart thing, I think, that they have. But now if you say कि जी वही Kenyan अब बाकी स्पोर्ट्स में भी कर पाए तो वो नहीं कर पाएंगे. So that is the तो आप advantage. कह रहे हैं इंडिया को यही करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन ढूंढने चाहिए. I think what we have done till now is that हमने डिसिप्लिन ढूंढने हैं और हमने उनको प्रमोट किया है. बिकॉज लिमिटेड फंड्स को देखिए, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मोमेंटम ड्रिवन, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. अगर आप मेडल आएंगे नहीं तो अगला बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, पेरेंट मोटिवेट नहीं होगा स्पोर्ट्स में आने को. तो कुछ मेडल लाने ज़रूरी होते हैं. तो और वो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स जिनमें हम आगे हैं, अगर आप हम फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जी बेसबॉल को डेवलप करो या बास्केटबॉल को डेवलप, वी आर एट ए डिसएडवांटेज कंपेयर टू अमेरिका. बिल्कुल. लेकिन हम अमेरिकन को विद इन अ फ्यू ईयर शूटिंग में पकड़ लिया, बिल्कुल. बॉक्सिंग में पकड़ लिया. लाइक क्यूबा फॉर एग्जांपल, अगेन अ स्मॉल कंट्री. क्यूबा का लो आप क्या है कि आइलैंड, मतलब प्रोबेबली द साइज लेस देन पंजाब, प्रोबेबली कुछ भी सही. कुछ भी नहीं है, बट बॉक्सिंग सुपर पावर. बिल्कुल. बिकॉज दे हैव अ कल्चर ऑफ बॉक्सिंग, सो इट मेक सेंस टू प्रमोट बॉक्सिंग. They will not, when you have limited resources, it must be used wisely. लेकिन अब हम उस लेवल तक आ चुके हैं ऑन द वर्ल्ड स्टेज वेयर इंडिया इज कम्पीटिंग अक्रॉस फील्ड्स विद द डेवलप्ड नेशंस. बिल्कुल. तो अब आ गया आई थिंक कि हमारी स्पोर्ट्स बजट को क्वांटम तरीके से बढ़ाया जाए. आवर इकोनॉमी कैन सस्टेन इट, आवर गवर्नमेंट हैज द मनी नाउ, एंड गो टू एरियाज विच आर अनटैप्ड. रूरल इंडिया है हमारा इंडिया में इतना रूरल में टैलेंट है जो जस्ट शेयर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी से वेस्ट हुआ है. बिल्कुल. बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. एक मिनट को हम इंडियन ओलंपिक कमेटी को कंपेयर करते हैं विद द बीसीसीआई फॉर अ मिनट. हम देखते हैं अगर फॉर एग्जांपल अब बीसीसीआई अगर ऊपर बैठा हुआ है तो उन्होंने अपने बोर्ड्स को एफिलिएट मेंबर्स बनाया हुआ है. जी. हर प्रदेश में एक एफिलिएट मेंबर है. क्या ओलंपिक कमेटी भी बिल्कुल ऐसी ही चल रही है कि वो सिर्फ फेडरेशंस के थ्रू चल रही है, स्टेट के थ्रू नहीं चल रही है? The Indian Olympic Association has no funds really. It's not their job to promote. Their job is to manage the Olympic events basically, like the Asian टूर्नामेंट कराना, टूर्नामेंट selections करना, टूर्नामेंट को फैसिलिटेट करना, जैसे टीम्स को भेजना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ओके, of sending a team abroad, giving a in our country the onus of sports, where the money in that terminology, our Ministry of Youth Affairs is our BCCI. That's where the money flow comes from. The government funds everything. Even the government gives the money to IOA to book our tickets for the Olympics, and so the money is there. The IOA is in charge of making sure the federations are healthy, elections are taking place, team selections, various things through the federations. But और फेडरेशन हर like for स्टेट example, में my federation is in charge of setting the criteria, which then goes on how the team is made. They select the team. The government is insulated from team selection. बिल्कुल. Because we are signatories to the Olympic Charter, where they say federations are independent. So the federation selects the team, but the government of India pays for our travel and pays for our ammunition, pays for everything. So they are the funding. So BCCI that way is has the dual advantage of being in charge and having the money. So they have a little bit more flexibility, keh lo, freedom keh lo. But we have a dual system where basically the government pays for everything, but the federations have managed the day-to-day running of the sport. चलिए बात करते हैं मीराबाई चानू फॉर एग्जांपल. जी. 2.5 करोड़ रुपए का उनको फंड मिला था. यूएस गई थी, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग करी. नीरज चोपड़ा बिफोर विनिंग द गोल्ड उनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी गई थी. 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी गई थी. ये पैसा कहां से आया, किसने कंट्रीब्यूट करा? ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आया है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड इनिशिएटिव था? देखिए अब ये तो नीरज जी बताएंगे, आई एम नॉट प्रिवी, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आई फील पर्सनली दैट अ लॉट ऑफ इट मस्ट बी गवर्नमेंट. बिकॉज सरकार एक स्कीम रन करती है जिसको पहले कहते थे NSDF, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, विच वॉज अ फंड जिसको एलीट एथलीट्स की एलीट ट्रेनिंग, जो फाइनल पॉलिश दे यूज्ड टू लुक आफ्टर. साई की स्कीम्स तो है ही, जो बाकी जूनियर्स की स्कीम है, देन इंडियन टीम की फंडिंग है. लेकिन जो एक स्टेज आई थी जब हम वर्ल्ड में हम कम्पीट कर रहे थे, तो हमें टॉप्स कोचेस की ज़रूरत है, एक्सपोजर की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट. तो NSDF था जिसको अब हम टॉप्स कहते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम यस scheme. So this is the elite athlete scheme.
So I'm sure Neeraj is a huge beneficiary of that. And it goes to show कि एक targeted scheme का क्या फायदा है. टॉप से पहले क्या था? NSDF. आपको उसका एडवांटेज मिला था जब आप ग्रो अप कर रहे थे एज एन एथलीट? Yeah, naturally. So being world number one and Olympian various things, we have a lot of our shooters who were beneficiaries, the top shooters were beneficiary of NSDF, and I've been beneficiary of tops also. So basically क्या है इसका, अब जैसे आप नीरज की बात कर रहे थे, तो इट इज़ क्लियरली शोन कि इस स्कीम का एडवांटेज क्या है कि आपने टैलेंट को देख लिया, उसमें इन्वेस्ट किया और हाथों हाथ आपने रिटर्न भी ले ली. So both is required. You need a finishing talent, finishing scheme, and you need a sports promotion scheme. So अभी हमारी finishing schemes बहुत क्वालिटी की हैं. स्पोर्ट्स प्रमोशन जैसे मैंने कहा, रूरल इंडिया हो गया, उसको ग्रास रूट्स को कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर, वहां पर पैसा आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आ रहा है कि नहीं इज अ रिलेटिव टर्म. और आना चाहिए, आ तो रहा है, लेकिन इज इट इनफ फॉर अ बिलियन पीपल टू स्प्रेड टू गेट? अगर आप सोचो कि जी इस वक्त कोई इंडिया में ऐसा टैलेंट है गांव में जो वेस्ट हो रहा है, 100% हो रहा है. कोई ना कोई होगा जो ब्रिलियंट, हमारा आर्चर है, ब्रिलियंट शूटर है, ब्रिलियंट चेस प्लेयर है, ब्रिलियंट क्रिकेटर है, ब्रिलियंट फुटबॉलर है, जिसको स्पोर्ट्स का दिन में टाइम ही नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो ऐसे तो हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, और ये प्रैक्टिकल बात है, होता ही है. लेकिन जितना हम फंडिंग ग्रास रूट्स तक पहुंचाएंगे उतना हमें हिडन टैलेंट को टैप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एंड आई एम क्वाइट श्योर जिस हिसाब से हमारी सरकार चल रही है, वेयर वी आर कीन नाउ, इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू मी एज एन इंडियन दैट इंडिया इज़ वेरी कीन टू मेक अ मार्क इन एवरी स्फीयर. हमारा स्पेस प्रोग्राम ही देख लीजिए. Again, it is a highly expensive proposition. At one time, the realm of only the developed countries, who were the countries sending to space? Russia, China, America. Now we are in that elite club. So we are making it a point कि जी हमने अब वर्ल्ड में हर स्फीयर में अपना मार्क छोड़ना है. तो स्पोर्ट्स जैसी तो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है जो हर सबको पता है, जो विदेशी देश में एक ही चीज़ है जो अपना झंडा ऊपर कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स. तो प्रायोरिटी बनी है, स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट दे रही है, खेलो इंडिया वगैरह जैसे मैंने बोला, एक ग्रास रूट लेवल की इनिशिएटिव्स हैं, एंड एक स्पोर्ट्स कल्चर बन रहा है धीरे धीरे. अब नेचुरली स्पोर्ट्स में मैं तो यही विश करूँगा कि इसकी स्पीड बढ़े एज अर्ली एज पॉसिबल. तो अगर हम बात कर रहे थे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यूपी जैसा एक प्रदेश पकड़ते हैं, 22 करोड़ की आबादी लगभग, मगर से 20 सेंटर. आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट. नहीं, आपको जेन्युइनली लगता है दैट इज इनफ? नो, नेचुरली नॉट. इट इज नॉट इनफ. 18 स्पोर्ट में ही इंडिया गया ओलंपिक्स पे. ये हमारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा है कि हमारी जो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम अब तक तो ठीक चल पड़ा, लेकिन डेप्थ इन वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेप्थ इन द सेम स्पोर्ट, जिसको बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं. अब हमारे ज़माने में शूटर हमारे गिने चुने 2-4 थे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी. आज शूटर्स कहाँ से आ रहे हैं? रूरल आ रहे हैं आपके पास? आज हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी है जैसे कि 20 शूटर है जो इंडियन टीम मेंबर बन सकता है एंड मौके पे. तो पहले तो जो 2-3 थे वो ही चैंपियन थे, और वो कई साल उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी झेली, उठाई कि जी हम इंडिया के लिए जाएंगे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी. आज बेंच स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है. सो दिस इज अ थिंग कि हमें स्पोर्ट्स भी बढ़ानी है और हमने हर स्पोर्ट में बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, और ये सिर्फ फंडिंग की ही गेम है. लेट देयर बी नो डाउट, यू हैव टू परचेज योर मेडल. इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपको मेडल एक तरीके से खरीदना पड़ता है सरकार को. इतनी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तब रिटर्न मिलेगी, फ्री में नहीं मिलने वाला. एंड आई थिंक गवर्नमेंट को ये एक पहचान होगी इस बात की, और हम लगा रहे हैं पैसे. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है जी, अंडर 16 खेली जाती है हर स्टेट में. 30,000 रुपए के करीब एक बच्चा कमाई करता है जब वो ट्रॉफी खेलता है पर मैच. उसको 4 से 5 मैच मिल जाते हैं, टीम क्वालिफाई करी तो 6-7 भी मिल सकते हैं. कूच बिहार ट्रॉफी होती है अंडर 19 की, फिर विजय हजारे वगैरह होती है. जब आप और प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो आपको पैसे बढ़ते रहते हैं, मगर ये मिनिमम अमाउंट है जो आपको पर मैच मिलता है. आप अच्छे होटलों में रहते हो, ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टार, आपके पेड होती है सारी ट्रैवल, और आपको डेली अलाउंस अलग मिलता है जी साथ में. ये है आमदनी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं जी. अगर आप, मैं कहता हूं, एथलेटिक्स में हो या शूटिंग में हो, लेट्स से शूटिंग फॉर अ मिनट, क्या आपका ट्रैवल पेड फॉर है? जब आप एज ग्रुप में हैं, आप प्रोफेशनल नहीं बने अभी. जी जी जी, नहीं बिल्कुल नहीं.
एवरीथिंग इज फंडेड बाय फैमिली। जो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन है, शूटर कह लो, एथलेटिक्स कह लो, बास्केटबॉल कहो, जिनको आप मास स्पोर्ट कहते हैं, क्रिकेट इज़ अ नीश, इसको अगर हटा दो कोई और स्पोर्ट ले लो, रेसलिंग ले लो, वेट लिफ्टिंग, कोई भी स्पोर्ट, इसमें जो शुरुआत है वो पर्सनल लेवल पे ही है या कुछ हद तक स्कूल लेवल पे है। आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्कूल कह देगा कि ठीक है जी हम आपको भेज रहे हैं। हम एक्सपेंसेस को एट बेस्ट आप ये कह सकते हो जी मेरे कुछ एक्सपेंस वापस आ रहे हैं, बनने का तो सवाल ही नहीं है। आप बनाने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एक लेवल क्रॉस कर जाएं और आप ओलंपियन बन जाएं कुछ ना, तब प्राइवेट स्पॉन्सरशिप हो जाती है। अब देयर आर मेनी पीपल हु डन वेल इन स्पोर्ट्स, नॉन क्रिकेटर्स, बट अगर आप उनके नाम सुनोगे तो वो सुपरस्टार हैं। सिंधु हो गई, नीरज चोपड़ा हो गया, ऑल पीपल हु अचीव्ड बिग थिंग्स हैव मेड अ करियर आउट ऑफ इट। लेकिन वो जब उनकी भी शुरुआत थी तो उन्होंने भी अपने पैसे खर्चे थे। तो स्पोर्ट्स में अगर घुसना है वो अलग बेनिफिट के लिए। देखो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन, सेहत, डूइंग फॉर योर कंट्री, डूइंग फॉर योर सोसाइटी, डूइंग फॉर योर टीममेट्स, बुरी आदतों से दूर रहना, एक कैरेक्टर डेवलप करना, एक डिसिप्लिन रहना, ये चीज़ें की जो बेनिफिट्स है ये तो तुरंत मिल जाते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स में टाइम लगता है और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। अगर आपने शूटिंग करनी है, आपके पास कम पैसे हैं, तो वाजिब आप एयर राइफल या एयर पिस्टल लेंगे, क्योंकि क्यों सो शूट कैसे कैसे इवेंट में। अब जैसे भागना दौड़ना है, एथलेटिक्स, प्राइमरी क्या चीज़ है, योर जेनेटिक्स। इफ़ यू आर फिजिकली गोइंग टू रन फास्ट, तो शुरुआत में तो आपका जो कर्व है वो बड़ा ड्रामेटिक रहेगा, शेयर बेस्ड ऑन योर टैलेंट। लेकिन जो पॉलिशिंग है तब तक आप इंडियन टीम में पहुंच जाओगे, साई सेंटर में जुड़ जाओगे, सरकार ले लेगी, बट शुरुआत को खुद करनी पड़ती है। तो डाइट का भी खर्चा खुद का है, सब ट्रैवल का भी खुद का है, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ यू आर प्रिपेयर्ड, यू हैव टू डू। इट्स लाइक अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको सरकार तो नहीं ना डॉक्टर बनाएगी, आपको खुद की फीस देनी है, आपको ट्यूशन लेनी है, आपको एग्जाम देने जाना है, तो आप अपनी बस में जाएंगे, खुद में गए। इट्स एज गुड और एज बैड। सही कह रहे हैं आप। सो डू यू थिंक ये चेंज होना चाहिए? ये मेरी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोबारा बात वो आ जाती है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी को संभालना किसका है। क्योंकि देखिए जब हम फीस देते हैं तो फीस में स्पोर्ट्स एक पार्ट है, तो वो स्कूल, और जब ये स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती है कि जी ये स्कूल इस जोन में टॉपर है, जब वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो स्कूल इन्वेस्ट करेगा, कॉलेज इन्वेस्ट करेगा। तो स्कूल और कॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आपको लगता है जैसे कि चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं एक मिनट के लिए, चाइना में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सालों से चले आ रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है बच्चों के अंदर और उनको डेवलप करती है, नेशनल प्राइड के लिए करते होंगे, और तो कोई रीज़न तो वहाँ पर है नहीं। मगर उनके जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, हमने उन पर रिसर्च काफ़ी करी और पता कराया कि जो उनके यहाँ टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, रेसलर्स हैं, वो प्रॉपर लिविंग कमा रहे हैं आउट ऑफ दैट स्पोर्ट, वो कुछ और नहीं करते जी। वेरएज इंडिया में 90% जो एथलीट्स हैं उनको आमदनी जो है वो एक अलग प्रोफेशन से आती है और ये इनका पैशन है स्पोर्ट। ऑन द अदर साइड आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं एंड दैट इज वन बिग बेनिफिट, बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। आज कितना पैसा मिल जाता होगा इंडिया में आज हमारे देश में सरकारी नौकरी का अभी भी बड़ा दबाव एक है कि जी सरकारी नौकरी, बिल्कुल इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, एंड स्पोर्ट्स इज वन वे। आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोटा स्पोर्ट्स को मिलते हैं, पुलिस, रेलवेज, आर्मी, वेरियस सरकारी नौकरीज ओपन अप टू यू एज अ स्पोर्ट्समैन। तो कई बच्चे इसका ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि जी हमें अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी सरकारी जॉब की, जिसमें जैसे इंडियन ऑयल हो गया, या ये फिर आपको नौकरी तो है लेकिन आपको खुली छूट है कि जाइए अपने स्पोर्ट्स खेलिए। लेकिन आप जब बात कर रहे थे चाइना की, आई थिंक चाइना से कंपैरिजन करना गलत है। हम अगर ले लेते हैं कोई लेट अस टेक ऑस्ट्रेलिया, जो स्पोर्टिंग कंट्रीज है, चाइना इज़ अ वेरी यूनिक मॉडल। उन्होंने जैसे हमने स्पेस प्रोग्राम बनाया, उन्होंने एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाया था, उनका मकसद था, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर हम स्पोर्टिंग नेशन देखें, ऑस्ट्रेलिया, लुक एट अमेरिका, ये सारे हमारी सरकार ज़्यादा करती है उनके लिए।
वो क्यों इन द बिगिनिंग देयर जर्नी इज नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद तो कुछ हमारी सरकार, जैसे अब हम कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतता है उसको करोड़ों रुपये मिल जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, $10,000। तो अगर ये अनफेयर है कंपैरिजन। वो स्पोर्ट्स में इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि उनका स्पोर्टिंग कल्चर है और वो भी अपने बलबूते पे ही आते हैं। कई ओलंपिक चैंपियन जो साइड जॉब करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी कंट्री कि आपने खुद ही करना है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, अमेरिका से ले लो, यूरोप ले लो, जिसको आप कहोगे जी मैंने 12 साल की उम्र में इनको भर्ती करा दिया, सरकार ने सैलरी भी दे दी और ये भी हो गया और वो भी हो गया, नॉट एट ऑल। सो ये उनका एडवांटेज है, उनका स्पोर्ट्स कल्चर, उनकी यूनिवर्सिटी और स्कूल की सपोर्ट, ये चीज़ है। सो आप कह रहे हो कि इंडिया एक्चुअली इनफ कर रहा है कंपेयर टू इवन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस? ऑफ कोर्स, बट वी डोंट हैव अ स्पोर्ट्स कल्चर। हमारे पेरेंट्स हिचकिचाते हैं बच्चे को स्पोर्ट्स खिलवाने में। अगर उसके पास कुछ टाइम मिलेगा तो वो पढ़ाई करवाना चाहेंगे। ये बदल रहा है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। माइकल फेल्प्स के बारे में तो जानते हैं जी, इतने ओलंपिक मेडल्स जीते एक्सेट्रा। उनका करियर तो एस्टेब्लिश हो गया, उनके मॉनेटरी जितने भी ड्रीम्स थे वो भी उन्होंने रियलाइज कर ली। मगर वो लोग जो सिल्वर मेडल कमाए वहाँ पर से, क्योंकि उनकी टीम अच्छा करती है, उनके पास स्विमर्स अच्छे हैं, तो उनके भी स्विमर्स आप कह रहे हैं वो उनकी आमदनी वुड बी लिमिटेड देखिए जी, और कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, सरकार अब अगर देख ले, लेट्स टेक इट अवार्ड मनी आर इज वे अहेड। जो हमारी हरियाणा स्टेट देती है या कोई हमारी टॉप स्टेट्स ही अमेरिकन गवर्नमेंट से 10 गुना ज़्यादा होगी। सो वहाँ प्राइवेट सेक्टर आ गया है, प्राइवेट सेक्टर एसोसिएट करता है स्विमिंग के साथ वो। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू गेट द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व। वी नीड टू गेट यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स टू हैव सॉलिड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, मैं वही टच भी पॉइंट आज करना चाहता जी। था। रवि दहिया लें, ठीक है, जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था लेटली। नीरज चोपड़ा तो है ही है। पीवी सिंधु वन ऑल्सो ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन एंड मीराबाई चानू वन सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज उनको पैसा कितना मिला। जी। जो आप बोल रहे हैं कंपैरिजन, ये बात को पुख्ता करता है क्योंकि बीसीसीआई अलोन ये 50 लाख रुपए, आईओए 40 लाख रुपए, बाइजूस जो स्पॉन्सर थे उन दिनों उन्होंने करोड़ रुपए दिया था उनको फॉर विनिंग। एंड ये रवि दहिया है, राइट। और आप चलेंगे नीचे तो सबको इनफ यहां पर मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए हैं। ये तो जो नोन है, बाकी उनको काफी और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ और मिला ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी ओवर हियर इज बीसीसीआई ने आईओए से ज्यादा पैसा दिया है सबको। इज दैट बिकॉज आईओए के पास फंड्स का इशू है एट द एंड ऑफ द डे एंड कॉर्पोरेट सेक्टर अलग से दे रहा है? आईओए में, लाइक आई सेड, आईओए हैज नथिंग टू डू विद मनी। आप ये बोल जाइए, आईओए के पास पैसे नहीं है। उनका जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनका जॉब इज कंप्लीटली नीश जॉब। सरकार बहुत देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। बीसीसीआई इज डूइंग इट एज अ आउटरीच प्रोग्राम, जैसे सीएसआर कह लो आप। सीएसआर, कॉर्पोरेट सीएसआर करते हैं, बीसीसीआई भी एक टाइप की सीएसआर कर रही है। दे हैव लॉट ऑफ फंड्स, दे वांट टू प्रमोट अदर स्पोर्ट्स। और एक कई उनका कई ओलंपिक स्पोर्ट्स का क्रिटिसिज्म भी रहा है कि बीसीसीआई से तो सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट, व्हेन यू हैव दैट फंड्स दूसरे को। सो दे आर मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन। अच्छी बात है कि हमारे पास पैसे हैं, हम भी एक स्पोर्ट्स हैं, हम वी कैन अफोर्ड टू हेल्प, वी आर प्रमोटिंग, दैट इज द। सरकार बहुत देती है, हरियाणा स्टेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। क्या एथलीट्स इनफ रिकॉग्नाइज होते हैं आज की डेट में? अब होना शुरू हुए हैं कुछ हद तक। अब स्पोर्ट्समैन को लोग आइडल बना रहे हैं बियॉन्ड क्रिकेट। यू नो, यू गो एंड सी टुडे बैडमिंटन अकेडमीज आर फ्लरिशिंग, टेबल टेनिस इज फ्लरिशिंग, बॉक्सिंग इज फ्लरिशिंग, यू नो, वेट लिफ्ट, सो शूटिंग इज अमेजिंगली गुड। तो ये एक आ गया, पेरेंट्स चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा भी फॉर द राइट रीजंस। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से स्पोर्ट्स में you don't join sports for money. You will be disappointed. But for the right reasons, for fame, glory, for your country, तो अब फर्क पड़ रहा है। ये फेडरेशन की जो हम बात करते हैं, लेटली काफी विवाद हुए हैं फेडरेशन से। फीफा सस्पेंड करा उन्होंने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को, विच वाज
शॉकिंग बिकॉज सडनली हमारी जूनियर टीम्स भी नहीं जा पा रही थी कहीं जी, जी। खेलने के लिए, क्लब्स को अलाउड नहीं था कहीं जाना, एशियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ नहीं हम खेल पा रहे थे। यस साथ में मनिका बत्रा ने एक केस किया था यस ऑन TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें TTFI सस्पेंड हुआ था। जी This was for match fixing allegations. करेक्ट And then you had Hockey India suffer, and then you've had All India Chess Federation also suffer. ये जो फेडरेशंस हैं, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्रिकेट में ये जब हुआ था तो एक लोधा कमेटी फॉर्म हुई थी एंड ये सारा हैंडल करा गया था कि अब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ये सारी जो फेडरेशंस अलग चल रही हैं, ये फाइनली रिपोर्ट करती हैं इनटू वन प्लेस कि ये रिपोर्ट नहीं करती हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। तो सरकार ने अब नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो निकाला है, विच इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, लॉट ऑफ दिस सस्पेंशन जिसको कहते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द पेरेंट बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, saying that the government is interfering. Basic concept of the concept of Olympic Charter जिसको कहते हैं is independent to the sports federations, free from government interference. अब सरकार कहती है कि जी हम पैसे खर्च रहे हैं तो naturally we need a say in it. So this is the tussle going on. Elections, government wants elections to be held like we are now in the sports code. After 2 terms, you cannot be president of a federation. पहले 20-20 साल president रहते थे. Now, फिफ्टम था। तो government is trying to exercise control. The federations are resisting because the Olympic Charter says कि जी आप independent हो, का सरकार आप में नहीं दखल दे सकती है। एज ए रिजल्ट कई बार इंटरनेशनल फेडरेशन नेशनल फेडरेशन को सस्पेंड कर देती है कि आप में इंटरफेरेंस है या आप उनकी सुन रहे हो या आप चार्टर को फॉलो नहीं कर रहे। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन येस 110% आई फील दैट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रोफेशनल एट स्पोर्ट्स, जो जरूरी है। अगर मैं इंडिया की परफॉर्मेंस देखता हूँ, हमने ओलंपिक्स में देखी, ओलंपिक्स में वी हैव डन नॉट वेरी वेल कंपेयर टू द अदर्स, बट कॉमनवेल्थ गेम्स हम काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब अगर हम पिछले रिजल्ट्स भी लेते हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद नंबर 3 पे आई थी जी, जिसमें हमने 66 मेडल्स किए थे, जिसमें 26 गोल्ड थे, जी विच वॉज फेयरली अनरियल। अगर आप देखें तो ऐसा क्यों है कि जब एक कॉमनवेल्थ स्टेज पे इंडिया जाती है वहां बहुत अच्छा करती है, मगर ओलंपिक लेवल पे हमारे को ऑनेस्टली अगर एक गोल्ड आता है तो देन मतलब अनबिलीवेबल चीज हो जाती है फॉर द एंटायर नेशन। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। यू विल डू वेल एट अ लोअर लेवल, व्हेन यू स्टार्ट आउट स्पोर्ट्स यू विल डू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सो ऑन सो फोर्थ। एक टाइम था हम कॉमनवेल्थ में भी नहीं करते थे। इट्स अ ज्योग्राफिकल थिंग। इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज लॉट ऑफ द पावर हाउसेज आर आउट, अमेरिका इज आउट, चाइना इज आउट, देयरफॉर द competition is that much limited. रशिया भी नहीं है। Russia भी नहीं है. So they are limited, that way you do well, but at least we're doing well there. It's a stepping stone. So we are progressing. At one stage even in Commonwealth we were nowhere. Now we are there. So I'm sure the next step is the Olympic level, and I can see the revolution coming. We are happy with one goal. I think another couple of Olympic games, God willing, this we should drastically improve that. You know, and on a personal note, having known you इतने साल से, अब जी मैंने आपकी रेजीम देखी है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन देखा है जी, जिसने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया है। जी इवन यू आर 47 नाउ, यस 47 पे भी आपका जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, जी, आई थिंक वो एक 22 ईयर ओल्ड की तरह ही है इन टर्म्स ऑफ आप बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट योर डाइट, यस अबाउट हाउ मच स्लीप, यस टाइम ऑफ ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली। आप छोटे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे एज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ? आज अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल स्पोर्ट में घुस रहा है, की टू सक्सेसेस क्या है? गारंटी कहीं नहीं है, बट व्हाट आर द मार्कर्स जो वो फॉलो होने चाहिए? देखिए, गारंटी की तो ये बात, एक गारंटी मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में है कि अगर नहीं करोगे तो ये तो नहीं होगा। जीतने की गारंटी है या नहीं, हारने की तो गारंटी है कि अगर ये नहीं फॉलो करोगे हारना गारंटीड है। सो डिसिप्लिन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ स्पोर्ट्स। बट आप रिकग्निशन की बात कर रहे थे, रिकग्निशन अगर हम देखते हैं, आर देयर इनफ अवार्ड्स हैपनिंग एट, बिकॉज जैसे कि क्रिकेट में हम जानते हैं आईसीसी अवार्ड्स होते हैं, मगर व्हाट हैपेंस इन शूटिंग फॉर एग्जांपल? आपने वर्ल्ड कप भी जीता है जी, वी आर नाउ, आई थिंक आप रैंक
We are- I know you are our- ranked number 1 in the world also. हमारा आपको जो- recognition क्या मिली? हमारा जो इंडियन नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स कह लो, we are based, we value, we have our benchmarks for awards are government based. Like for example, the armed forces, we have our gallantry awards, you know, which is what they aspire to, which is what is universally recognized as the benchmark. This guy is gallantry award winner of this. Similarly, in sports, we have various. We have at our state, we have like in Punjab, we have the Maharaj Ranjit Singh Award, which is a state level, which is the highest sports award given by the government in the state. Then you come to national, then we have the Arjuna Award, then we have the Khel Ratna Award. These are government. So these are our benchmarks. This is what we aspire to. That is all there is. We don't have the tournament awards or federation awards or Olympic awards. We have. यही मैं पूछ रहा था, फेडरेशन अवार्ड्स होते We हैं. have, we aspire to and recognize national, like an Arjuna. If you say he's an Arjuna awardee, then that instantly is related to that he's the highest award in sports, Khel Ratna, so on and so forth. That is what we aspire to. That is what we recognize. आपको खेल रत्न मिला. जी. How was that feeling when you found out that, because you are in an illustrious list, Yes, मतलब कोई आसान बात नहीं खेल रत्न रिसीव करना. जी. So You know, that's what I'm saying, because we have been in sports for the right reason. हमने कभी स्पोर्ट्स पैसे के लिए तो ज्वाइन की नहीं, तो हमारे लिए जो अल्टीमेट अवार्ड था वो ऐसी ही रिकग्निशन है. इट इज़ नॉट दी दैट टाइम आई थिंक द खेल रत्न हैड अ कैश अवार्ड ऑफ 5 lakhs with it, but it was meaningless. The amount of the award was never even in consideration. At one time it used to be 1.5 lakh. When I won the Arjuna award, I think तब 50,000 रुपये मिले थे शायद. So for किस साल में जीते थे? I won the Arjuna award in 98 and the Khel Ratna in 2006. So तब ये हम कभी हमने पैसे के लिए, so the record, so obviously it is a childhood dream. Yes, of course. Had to grow up and you aim कि यार हम ये करेंगे इंडिया के लिए, उसका ये अवार्ड मिलेगा. So great feeling. Great. चलिए, thank you so much. Thanks Manav for taking out the time. Appreciate you coming all the way. Thank you, my brother. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए.